नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संविधान दिवस के मौके पर संबोधित कर रही हैं। विपक्ष नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, लोकसभा में विपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी, माननीय सांसदगण और प्यारे देशवासी, संविधान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन रहे हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अपने लोकतंत्र पर गौरव की इसी भावना के साथ आज हम सब इस विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को स्मरण करने का भी है। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री BN राव की थी, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। मैं संविधान सभा के सचिव श्री HBR अंगगर, संयुक्त सचिव श्री SN मुखर्जी और उप सचिव श्री जुगल किशोर खन्ना को भी उल्लेख करना चाहूंगी। माननीय संसदगण, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी देशवासियों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। आगामी 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र की 75वें वर्षगांठ मनाएंगे। इस तरह के समारोह हमें अब तक की यात्रा का अवलोकन करने और आगे की यात्रा की बेहतर योजना बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे समारोह हमारी एकता को मजबूत बताने की तथा ये दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में हम सब एक साथ हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक महान विभूतियों ने हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को रेखांकित किया था। हमारी संविधान सभा में हमारे देश की विविधता को अभिव्यक्ति मिली थी। संविधान सभा में सभी प्रांतों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अखिल भारतीय चेतना को शोर मिला था। संविधान सभा के वाद विवाद तथा सदस्यों के संबोधनों में हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ अपने देश के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त होती है। आज जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया तथा जो शॉर्ट फिल्म्स दिखाई गई, उनमें लोगों को हमारे संविधान निर्माण के गौरवशाली इतिहास का
परिचय प्राप्त होगा। एक अर्थ में भारत का संविधान कुछ महानतम मेधावी लोगों द्वारा लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श का परिणाम था, लेकिन सही अर्थ में ये हमारे लंबे स्वाधीनता संग्राम का परिणाम था। उस अतुलनीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उन आदर्शों को सुस्पष्ट और संक्षिप्त रूप से संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है। ये आदर्श है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये आदर्श सदियों से भारत को परिभाषित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श एक दूसरे के पूरक है। समग्र रूप से ये सभी आदर्श ऐसा वातावरण उपलब्ध कराते हैं जिसमें हम नागरिक को फूलते फलते समाज में योगदान देने तथा साथी नागरिकों की मदद करने का अवसर मिलता है। माननीय संसदगण, संविधान की भावना के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का यह दायित्व है कि वे सामान्य लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मिलजुल कर काम करें। संसद द्वारा पारित किए गए अनेक अधिनियमों से जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिली है। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को के रूप में किया गया है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच को यथार्थ रूप देना सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा हमारे लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की गई है। दंड के स्थान पर न्याय तथा अपराध के स्थान पर सुरक्षा की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पारित करके सांसदों ने आधुनिक सोच को अपनाने का प्रभावशाली परिचय दिया है। ऐसे अनेक अधिनियमों को पारित करने के लिए मैं सभी सांसदों की सराहना करती हूँ। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे निर्णयों से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है तथा उन्हें प्रगति के नए अवसर मिल रहे हैं। गरीब लोगों का अपना पक्का घर मिल रहा है, बिजली, पानी, सड़क की सुविधा मिल रही है, खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं मिल रही है। देश में बड़े पैमाने पर विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। समग्र और समावेशी विकास के ऐसे अनेक प्रयास हमारे संवैधानिक आदर्शों को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रयासों के लिए मैं सरकार की सराहना करती हूँ। तो ये बात देहरादून से खबर की कर लेते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का एक और सख्त कदम सामने आया है। संविदा कर्मचारियों की रिपोर्ट अब तलब की जाएगी। 15,000 यूनिट्स को नोटिस जारी किया गया है। सुस्ती लापरवाही के लिए ये नोटिस जारी किया गया है और जल्द से जल्द ईएसआई कवरेज देने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब मुख्य सचिव डॉक्टर राधा रतूड़ी का एक और सख्त कदम सामने आया है। संविदा कर्मचारियों की रिपोर्ट तलब की जाएगी। 15,000 यूनिट्स को नोटिस जारी किया गया है। सुस्ती लापरवाही के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें जल्द से जल्द ईएसआई कवरेज देने के भी निर्देश दिए गए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते बाद देहरादून से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। खेल की तारीखों में अब बदलाव हो सकता है। फरवरी मार्च से और इसके जो बीच राष्ट्रीय खेल होने थे, इनकी तारीखों में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी आईओए और जीटीसीसी के बीच बैठक हुई। बैठक में तारीखों को लेकर विचार हुआ।
आज हो सकता है नई तारीखों का ऐलान। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं नई तारीखों का ऐलान। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब की बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। ऐसे में अब की बार 38वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी ये जानकारी आपको दे दें, जिसमें तारीखों का ऐलान हो सकता है। तारीखों में थोड़ा बदलाव के बाद आज हो सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई तारीखों का ऐलान करें। वहीं सशक्त उत्तराखंड के लिए 14 नीतियां तैयार की गई हैं। तैयार हुई नीतियों पर कैबिनेट अब जल्द अपनी मुहर लगाएगी। कृषि, उद्यान, अवस्थापना, पर्यटन, आयुष, वित्त से जुड़ी ये नीतियां होंगी। इसमें अगले 5 साल में राज्य की जीडीपी दोगुने करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 2030 तक इस लक्ष्य में बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में जीडीपी किस तरह से बढ़ाई जा सके, उत्तराखंड की जीडीपी को किस तरह से मजबूत किया जा सके, इसके लिए सशक्त उत्तराखंड के लिए और जीडीपी बढ़ाने के लिए 14 नीतियां तैयार की गई हैं। तैयार हुई नीतियों पर कैबिनेट अपना मुहर लगाएगी। इसमें कृषि, उद्यान, पर्यटन, आयुष, वित्त विभाग से जुड़ी नीतियां शामिल है। यानी अगले 5 साल में राज्य की जीडीपी को कैसे दोगुना किया जाए, 2030 तक इस लक्ष्य में कैसे इस लक्ष्य को हासिल किया जा सके, इसके लिए अब 14 नीतियां तैयार की गई है, 14 पॉलिसीज बनाई गई हैं। तैयार हुई नीतियों पर कैबिनेट अपना मुहर लगाएगी। कृषि, उद्यान, पर्यटन, आयुष और वित्त से जुड़ी ये नीतियां होंगी। तो उत्तराखंड को कैसे सशक्त राज्य बनाया जा सके, कैसे उत्तराखंड की जीडीपी को बढ़ाया जा सके, उत्तराखंड सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2030 तक उत्तराखंड की जीडीपी को दोगुना करना है। ऐसे में 14 नई नीतियां तैयार की गई हैं। कैबिनेट इन नीतियों पर अपनी मुहर लगाएगी। कृषि, उद्यान, पर्यटन, आयुष और वित्त से जुड़ी ये नीतियां हैं। तो उत्तराखंड में जीडीपी को और मजबूती देने के लिए इसके लिए अब 14 नई नीतियां तैयार की गई हैं। कैबिनेट इन नीतियों पर अपनी मुहर लगाएगी। इन नीतियों की अगर बात करें तो पर्यटन, आयुष, वित्त और कृषि, उद्यान से जुड़ी ये नीतियां हैं। तो क्या कुछ ये नीतियां हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंथुरा का। अभय, जिस तरह से उत्तराखंड को कैसे सशक्त बनाया जा सके, जीडीपी को किस तरह से बढ़ाया जा सके, इसके संबंध में 14 नई नीतियां बनाई गई है। क्या कुछ ये नीतियां हैं, इनको लेकर कुछ जानकारी आपके पास? ठीक है, एक बार फिर से अभय को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक आपको बता दें कि उत्तराखंड को किस तरह से सशक्त बनाया जा सके, उत्तराखंड की जीडीपी को किस तरह से बढ़ाया जा सके, इसको देखते हुए 14 नई नीतियां बनाई गई हैं, नई पॉलिसीज बनाई गई हैं। हालांकि कैबिनेट के सामने इन पॉलिसीज को रखा जाएगा, इन नीतियों को रखा जाएगा, उसके बाद कैबिनेट की जल्द इन पर मुहर भी लगेगी। ये नीतियां कृषि, उद्यान, पर्यटन, आयुष और वित्त से जुड़ी हैं। तो क्या कुछ ये नीतियां हैं, इनको जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंथुरा का। अभय, उत्तराखंड को कैसे सशक्त बनाया जा सके, कैसे जो है डेवलपमेंट उसको रफ्तार दी जा सके और जीडीपी जो है उत्तराखंड की वो बढ़ाई जा सके, इस संबंध में 14 नई नीतियां, पॉलिसीज बनाई गई हैं। क्या कुछ जानकारी इन नीतियों के बारे में आपके पास? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सशक्त उत्तराखंड के लिए जो राज्य सरकार ने जो इस समय जो लक्ष्य निर्धारित करा, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार शासन स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। नई नीतियों को बनाने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ताकि राज्य सशक्त बन सके और अपने विकास की श्रेणी में सभी राज्यों से आगे निकल सके। उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए थे, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था, उसी के अनुरूप शासन ने 14 और नई नीतियां तैयार यहाँ पर की, जिस पर जल्द ही कैबिनेट की मोहर लगने की संभावना है। और इन नीतियों के लागू होते ही राज्य में जो विकास की जो दर होगी वो बढ़ती हुई नजर आएगी। सबसे जो प्रमुख इसमें कहा जा सकता है, जैसे कृषि, उद्यान, अवस्थापना, पर्यटन, आयुष, विभाग से जुड़ी जो नीतियां है, इसमें राज्य की जो जीडीपी है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जीडीपी के साथ साथ ये कह सकते हैं कि जो राज्य के जो वासी है उनको कैसे इन सब नीतियों से जोड़ा जा सकता है, कैसे उनको लाभ यहाँ पर पहुंचाया जा सकता है और विकास की योजनाओं को कैसे यहाँ पर धरातल पर उतारा जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर इन नीतियों में प्रावधान यहाँ पर किए गए। कोशिश यही है कि राज्य सरकार की कि अभी जो वर्तमान में जो राज्य की जो जीडीपी है
उस जीडीपी को जल्द ही यहाँ पर दोगुना किया जा सके। सरकार अपने तनूर में उस जीडीपी को दोगुना करना चाहते हैं। वर्तमान में कह सकते हैं कि जो राज्य की जीडीपी है वो 3,46,206 करोड़ की जीडीपी है और उसको 5,47,000 करोड़ के जीडीपी के बनाने का लक्ष्य राज्य, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है अभय, क्योंकि 2030 तक लक्ष्य ये रखा गया है कि उत्तराखंड की जीडीपी को दोगुना किया जाए। लक्ष्य काफी बड़ा है, कैसे इसे प्राप्त किया जाएगा, क्या कुछ उसके लिए तैयारियां, क्या कुछ रणनीति? आने वाले दिनों में उन सब चीजों का लाभ जनता को मिल सके और उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है उसके लिए इन नीतियों को बनाना जरूरी है, क्योंकि राज्य में विकास को नीतिगत सुधार और बदलाव करने की आवश्यकता इस समय राज्य सरकार को महसूस हो रही है। इसीलिए नई नीतियों को बनाने का काम सरकार के स्तर पर यहाँ पर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा नई नीतियां धरातल पर उतर सके और जनता को उन नीतियों का लाभ यहाँ पर मिल सके विकास के रूप में। तो लक्ष्य बड़ा सरकार की तरफ से जरूर यहाँ पर चुना गया, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। खासतौर पर जो शासन के जो अधिकारी है उनको उन सब नीतियों के बाबत काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार ने 2027 तक अपनी जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा और उसके बाद 2030 तक का जो रोड मैप है उसको बनाने का काम विभागों की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और सरकार का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि राज्य की जीडीपी को दोगुना करना है ताकि राज्य का हर वासी इस समय विकास के कामों से आच्छादित हो सके और उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। जी बिल्कुल, यानी अब 2030 तक उत्तराखंड की जीडीपी को दोगुना करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 14 नई नीतियां तैयार की गई हैं। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।